चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट तक हो चुका था। ऑर्बिट के और स्पिनिंग हमने दोनों निकाल लिए थे, ठीक है। वहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। सबको क्लियर हो गया है वहां तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैम आपने वो बोर मैग्नेटॉन उसके लिए दिया था, प्रोटॉन के लिए निकाल। अच्छा, वो एक न्यूमेरिकल दिया था मैंने, है ना? मैम तो आपने फाइंड आउट कर ली वो? खाली बस उसके लिए उसकी रखनी थी, मास ऑफ प्रोटॉन ही पुट करना था। यस मैम, 5.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर है मैम। हाँ, ठीक है। यस। बुक में भी आपकी वैल्यू भी है, वहां से क्रॉस वेरीफाई भी करके देख सकते हो आप। बाकी इतनी ही आएगी वो, ठीक है। सबकी आ गई थी, सबने फाइंड आउट कर लिया था ना उसको? यस मैम। ओके, सभी को मेरी आवाज हमेशा यहाँ पे, जैसे हम जूम ऐप पे क्लास लेते हैं, तो सभी को क्लियर तो आती है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे थोड़ा कुछ कट कट की आवाज आ रही हो या और कुछ? सभी को क्लियर तो आता है ना? यस मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लार्मर थ्योरम एंड लार्मर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले लार्मर थ्योरम क्या चीज है और लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? बच्चे म्यूट करो। अंजलि म्यूट करो बेटा अपने आप को। आप लोग भाई अपने आप को म्यूट करके रखा करो, ठीक है। किसी को कोई जैसे क्वेश्चनिंग या जब मैं क्वेश्चनिंग करती हूँ आप तभी अपने आप को अनम्यूट करें, ठीक है। अदरवाइज आप लोग म्यूट ही होने चाहिए, क्योंकि ये जूम ऐप पे यही है कि अगर आपकी ऑडियो और वीडियो ये दोनों आप ऑन रखोगे तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो उससे आपको अच्छे से ना तो सुनाई देगा और समझ आएगा। तो इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप लोग अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ रखें, ठीक है। हाँ, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप अपने आपको अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन है चैट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। लेकिन अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो चैट बॉक्स में मैसेज करोगे तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, उस टाइम पे आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपने आप को अनम्यूट ना करें, खुद को म्यूट ही रखें, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से फिर मैं आप सभी को म्यूट ही रखा करूंगी, क्योंकि ये अब नहीं, पहले भी क्लास में ऐसा ही हो चुका है, 2-3 मिनट हमारी ऐसे ही खराब हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये मैं आज लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आप अपने आप को म्यूट रखेंगे। चलिए, अब हमें क्या करना है, लार्मर थ्योरम एंड लार्मर फ्रीक्वेंसी हमें पढ़ना है। मेन जो है वो लार्मर थ्योरम ही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, पहले एक आपको एग्जाम्पल की उस पे बता देती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा ये जो ड्रॉ कर रही हूँ ये विजिबल है सभी को? यस मैम। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने ना जैसे पहले हम जब छोटे थे या हमारे छोटे बहन भाई या जो खेलते नहीं है, एक इस तरीके का लट्टू सा आता है, ऐसे बना होता था, जिसके यहाँ पे कुछ एक पेज सा होता था, उसमें धागा लटकाया होता था। इस धागे को हम क्या करते थे, थ्रेड को हम क्या करते थे, खींचते थे। तो खींचते थे ना, तो जैसे फर्श के ऊपर ये जो हमारा जैसे फर्श हो गया, तो जैसे इसको खींचते थे ना, तो ये जो लट्टू था हमारा, ये इस तरीके से करके ऐसे रिवॉल्व करने लग जाता था। ऐसा देखा है आपने कहीं? यस यस मैम। मैम। है ना? तो ये जो लट्टू है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैकेनिकल टॉप, ठीक है। लट्टू का नाम है मैकेनिकल टॉप, ठीक है। तो जैसे ये मैकेनिकल टॉप, जैसे हम तुम क्या बोलते हो,
पता नहीं भाई, हम तो लट्टू ही बोलते हैं। मैम लट्टू ही बोलते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना, मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ। यस मैम। ठीक है, तो जैसे ये जो लट्टू को, जैसे हम इस थ्रेड को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो ये लट्टू हमारा है ना, जैसे ग्राउंड है हमारा, सरफेस है, उसके थ्रू इस तरीके से है ना रिवॉल्व करने लग जाता है। जैसे एक साइड से कभी ऐसे हो गया, फिर घूमता घूमता, जैसे ये सरफेस है, फिर दूसरी साइड हमारा इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा घूमता रहता है, लेकिन इसका जो बेंडिंग फॉर्म होगी ना, वो किस दर की तरफ होगी, वो आपकी सरफेस की तरफ होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये इधर की तरफ झुकाव कर रहा है, इसका मतलब ये किसके अराउंड घूम रहा है, किसके तरफ अप्रोच करने की तरफ कोशिश कर रहा है, आपके ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका लट्टू था, वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहां उसकी तरफ झुकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें और इलेक्ट्रॉन को हम किसके अंदर रखते हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। सपोज ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये हमारा ऑर्बिट था पूरा, और इलेक्ट्रॉन हमारा ये था, और ये हमारा क्या कर रहा था, इस ऑर्बिट के अंदर, ये जो आपका ऑर्बिट है इसके अंदर मूव कर रहा था। तो अगर ये मूव कर रहा था यहाँ पे, तो ये कहता है ये सीधा मूव नहीं करेगा। जैसा आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इसके अराउंड थोड़ा सा इस तरीके से करके यूं, क्योंकि ये वैसा ही फील्ड बनाने की कोशिश करेगा जैसा हमारा मैकेनिकल टॉप हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा यूं नीचे तिरछा नहीं हो जाता। इसी तरीके से अगर आपने क्या कहा है कि ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके अराउंड ही हमारा यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन था हमारा, जिसके ऊपर चार्ज माइनस चार्ज था, वो हमारा इस तरीके से ही इसके अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। इतना क्लियर है सभी को? तो जो इसकी डेफिनेशन है आपकी, ठीक है, तो ये जो मूव करने वाली बात मैं कह रही हूँ ना, कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ये हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये मूवमेंट ही इसकी क्या कहलाती है, प्रिसेशन कहलाता है। इसका ये घूमना, आपका मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन का बेंड होना, घूमना, इस प्रिसेशन को, इस घुमाव को, इस रिवॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग चीज को हम प्रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, रिवॉल्व कर रही है कोई चीज, घूम रही है चारों तरफ, इसके चारों तरफ, तो वो उस घूमने को क्या बोलते हैं बेटा, उस घूमने को बोलते हैं प्रिसेशन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रिसेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, इसकी डेफिनेशन को ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा कोई मैकेनिकल टॉप हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड के चारों तरफ घूमता है, हमारा इलेक्ट्रॉन भी जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन भी उसी की तरह, जैसे मैकेनिकल टॉप आपका ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रिवॉल्व करता है। तो अगर कोई रिवॉल्विंग चीज है, तो ऑब्वियसली सी बात है, कुछ ना कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी जरूर होगी। ठीक है, तो वो जो ये प्रिसेशन है, ठीक है, इस प्रिसेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लार्मर फ्रीक्वेंसी का इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो रिलेशन देता है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं लार्मर थ्योरम। बेटा म्यूट करो। मैम म्यूट करो। तो इसको क्या बोलते हैं, लार्मर थ्योरम बोलते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार चेक करो, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं ना, क्योंकि कुछ पूछना हो किसी को। यस मैम। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हमें इतना क्लियर हो गया कि लार्मर थ्योरम हमारी क्या होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमें आगे उसको ही फाइंड वो करना है। तो देखिए,
तो जो हमने लार्मर थ्योरम तो पढ़ ली थी, ठीक है, कि क्या होती है। लार्मर फ्रीक्वेंसी भी बता दी मैंने आपको कि जो वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, उसको लार्मर फ्रीक्वेंसी, और लार्मर फ्रीक्वेंसी की जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन है उसको लार्मर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, ये पूरा फिगर है। पहले इस फिगर को समझा देती हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, इस फिगर के अंदर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है, ये बी वाला आपको दिख रहा है। एक मिनट, क्या हुआ? ये आपको यहाँ पे ये बी दिख रहा है, ठीक है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो एरो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपके मैग्नेटिक फील्ड। इस ड्राइंग को हटाओ जिसने भी की है। तो ये जो आपका बिल्कुल स्ट्रेट जैसे वाई एक्सिस की साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ क्या है, आपका ऑर्बिट है, ठीक है। इस ऑर्बिट के अंदर यहाँ से पूरा आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिट पढ़ा हुआ है ना, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिट के अंदर आपका क्या था, एल वेक्टर, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था आपका ऑर्बिट का म्यू एल, ठीक है। हमने वहां से उसके पूरे उसमें देखा था कि जो म्यू एल होता है वो माइनस में जी ई एल वेक्टर अपॉन में 2m होता है, ठीक है। तो वो जो माइनस है वो ये शो कर रहा था कि जिस डायरेक्शन में आपका एंगुलर मोमेंटम होगा उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो यही लाइन देखो, आप इस लाइन के थ्रू भी इस चीज को समझ सकते हो कि एल अगर आपका एक डायरेक्शन में हो तो उसके अपोजिट उसमें क्या रहेगा, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, हमने क्या किया है कि ये पूरा का पूरा इतना हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई चीज आपकी कोई डायपोल अगर आपका किसमें उसमें है, आपका मैग्नेटिक फील्ड में, हमें पता है वहां पे टॉर्क भी एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी लेना पड़ेगा, है ना। और आपने क्या कहा कि ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम है ये पर्टिकुलर किसी थीटा से क्या कर रहा है, पहले इतना था, फिर उसके बाद इतना हो गया, इतना 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 हो गया, इसका एंगल क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अगर ये एंगल चेंज करता जा रहा है पर्टिकुलर इतना इतना वो लेके, ठीक है, पार्ट लेके, तो हमने इसका एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया, उस स्मॉल पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, डीएल, ठीक है। तो अगर ये एल आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था तो डीएल मेरा स्मॉल पार्ट हो गया उसका, ठीक है। और जितना ये है और यहाँ तक का, क्योंकि इतना एक पार्ट है और दूसरा इतना से इतना एक पार्ट है, तो इतने पार्ट को हमने ये कह दिया कि ये कितना एंगल चेंज कर रहा है, डी थीटा एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आपने सभी ने सुना होगा कि जो थीटा है, ठीक है, जैसे हम पहले वेलोसिटी पढ़ते थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ये सिंपल टर्म पढ़ते थे। ऐसे ही जब उसको मोशन रिवॉल्यूशन के अंदर यानी कि रोटेशन की फॉर्म में पढ़ते थे, तो वो जो थीटा है आपका वो क्या हो जाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या आ जाता है वहां पे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी कि डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वहां पे ओमेगा डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ तक की सारी चीजों को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी बताया था कि ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल होती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका ऑर्बिटल के लिए ये होता है, जहां पे माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि आपका एल और म्यू एल क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रहेंगे, हमने अपोजिट डायरेक्शन में उसको कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो हमारा कोई भी डायपोल अगर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो वहां पे टॉर्क अप्लाइड होगा, जिसका फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। इसकी तरह किसी को कोई डाउट नहीं है ना इतने में। अब देखो, अगर ये किसके अंदर है, रोटेशन के अंदर है। अगर सिंपल हम देखें तो कोई भी इसके अंदर जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ अगर देखें तो फोर्स हमारा किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन
अगर इसको और एक्सप्लेन करें तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी, लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन वो किसके अंदर था, जब आपका रोटेशन में नहीं था, लीनियर मोमेंटम था, सिंगल उसमें चल रहा था। लेकिन जब मैं उसको रोटेशन में लेके आ जाती हूँ तो रोटेशन में वो हमारा फोर्स ना होके क्या हो जाता है, आपका टॉर्क बन जाता है, ठीक है। तो टॉर्क के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा, जैसे F इज इक्वल टू dp बाई dt था, तो वैसे ही टॉर्क हमारा किसके इक्वल होता है, dl बाई dt के इक्वल होता है। अब धीरे धीरे जब हम आगे चलेंगे तो आपको इनका मतलब भी समझ में आ जाएगा कि आपने उसको क्यों लिया, ठीक है। क्योंकि हमें लास्ट में ओमेगा तक पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसकी फॉर्म में बोले, ठीक है। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो सिंपल फ्रीक्वेंसी भी इसी उससे आएगी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा आपका। तो वहीं से ही करके हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है ना। तो एक बार इसको देखेंगे कि हाँ ये इतना होता है। अब देखो आपके पास कितना है, ओमेगा dt, हमने अभी बताया ना कि ये जो डी थीटा है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा dt के इक्वल हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है कैसे लिखा, मैंने अभी बताया था, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके कि ये इसके इक्वल होता है। अब ये कहता है अगर इसके इक्वल ये एंगल उसमें था, तो हमें पता है कि डी थीटा आपका एंगल उसके अंदर है, तो एंगल क्या है, आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस ही तो होता है। तो अगर हमारा जो एंगल है वो ये था, अगर एंगल डी थीटा ये है, तो इसकी आर्क कितनी हो गई, dl, और रेडियस कितनी है, l साइन थीटा। अब किसी बच्चे को डाउट हो सकता है कि मैडम ये l साइन थीटा कैसे आया यहाँ पे, मैं बता देती हूँ कि l साइन थीटा कैसे आया। देखो हमने यहाँ पे ये एंगल माना हुआ है ना, और ये कितना है आपका, ये जो एरो लगाया हुआ है ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो इस थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गई आपकी, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस थीटा की सामने वाली साइड क्या हो गई आपकी, परपेंडिकुलर हो गई। तो एक मिनट में वैसे समझा देती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको व्हाइट बोर्ड पे। देखो बेटा, जैसे हम ये एक लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी वो रेडियस थी जो मैं वहां पे बता रही थी कि हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमने वो रेडियस ली हुई है, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा थीटा है, ठीक है। और ये क्या था आपका वहां पे एल वेक्टर। तो हमें सबको पता है कि अगर आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है और ये दी हुई है, ये वाली दी हुई है, और इसको हमें इस वाली साइड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कौन सी साइड होगी आपकी, ये बेस है, ये बेस है, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो सभी को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में आपका हाइपोटेन्यूज कितना होता है, बताओ। p by h, p बाई एच इज इक्वल टू, sin theta, हाँ साइन थीटा होता है, ठीक है। तो p बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको पता है, आपको तो निकालना ही यही था, ये p ही तो था मेरा, रेडियस ना हो कि ये क्या था मेरा, यहाँ पे p ही था, परपेंडिकुलर ही तो था। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। और ये हाइपोटेन्यूज और कुछ नहीं, जो मेरा पूरा फिगर था उसके अंदर l ही तो था, एंगुलर मोमेंटम ही तो था, है ना। तो ये कितना हो गया आपका l वेक्टर इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इतना आपको सबको क्लियर हो गया आई थिंक। तो यहाँ पे अगर ये चीज आपकी आ गई है तो हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया कि डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, और डी थीटा आपका किसके इक्वल था, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मैंने बता दी कि डीएल हो गई, और थीटा ये आपकी रेडियस कैसे आई, एल से साइन थीटा, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। अब इस डी टी को मैंने क्या किया, इस डीएल के नीचे लेके चली गई, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, डीएल बाई डी टी, क्लियर। और एक हो गया 1 अपॉन में एल साइन थीटा। और हमने अभी बताया कि जो हमारा फोर्स है, अगर फोर्स को रोटेशन की फॉर्म में, टॉर्क की फॉर्म में लिखे, तो वो रिजल्ट आपका कितना आ गया,
टो इज इक्वल टू dl/dt, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt आपका आ गया। अब यानी कि मैं इसको यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि जो आपका एंगुलर आपकी वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, टॉर्क अपॉन में L sin थीटा, ठीक है। तो अब हमें एक और रिजल्ट भी पता है जो हमने पीछे देखा था, कौन से वाला, ये वाला, कि जब हम किसी भी टॉर्क को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक, सॉरी, डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को आपके किसी भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रखते हैं तो वहां पे टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, जिसका रिजल्ट हमने बताया कि म्यूएल क्रॉस में बी की तरह दिया जाता है। तो ये क्रॉस क्या शो करता है, आपका साइन थीटा शो करता है। तो यानी कि टॉर्क को हम अगर ओपन करेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा आपका म्यूएल बी साइन थीटा, है ना, म्यूएल बी साइन थीटा। यहाँ से इसका ये रिजल्ट हो गया। तो अगर ये रिजल्ट है तो हम इसको पुट कर देते हैं, हमारा यही तो था यहाँ पे। देखो ये यहाँ पे टॉर्क है, इस टॉर्क की जगह में इसको पुट कर देती हूँ, इसको पुट किया तो मैंने कितना आ गया म्यूएल बी, तो म्यूएल बी तो आपका यहाँ लिखा जाएगा, और क्रॉस को अगर ओपन करेंगे तो साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ लिखा आ जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो जो आपका ओमेगा है वो कितना हो गया बेटा, म्यूएल अपॉन में एल इंटू में बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अब इतना तो आ गया, लेकिन आपको ये भी तो पता है यहाँ से कि म्यूएल अपॉन में एल, अब ये जो फॉर्मूला है ये तो आपने वेक्टर फॉर्म में दिया है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ना देती इसको, क्योंकि मैंने नीचे जो ये रिजल्ट और निकाले हैं उनको वेक्टर फॉर्म में मैंने नहीं बताया है ना, वेक्टर फॉर्म में मैं उसको नहीं बताई। देखो एल के ऊपर भी मैंने वेक्टर नहीं लगाया। अब जो बता रही हूँ वो वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ। अगर नहीं लिख रही हूँ तो ये माइनस साइन मैं हटा दूंगी। माइनस साइन अगर मैं हटा दूंगी यहाँ से तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, म्यू एल इज इक्वल टू E/2m इंटू में एल, और एल को मैं इसके नीचे ले जाती हूँ तो म्यू एल अपॉन में एल किसके इक्वल हो जाएगा, E/2m के, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके बेटा ये जो वैल्यू आई थी ओमेगा इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन में एल इंटू में बी, तो म्यू एल अपॉन में एल आपको अभी बताया मैंने E/2m के इक्वल होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, EB/2m आपके पास आ जाएगा, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, EB/2m, ठीक है। तो अगर इसको फ्रीक्वेंसी के उसमें लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका रिजल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो ओमेगा का जो रिजल्ट था वो एज इट इज लिख दिया और 2 पाई से मैंने उसको क्या कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो अगर हमारे पास ओमेगा का रिजल्ट कितना था बेटा, यहाँ से EB/2m और 2 पाई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नीचे, तो 2 2 4 और पाई और आ जाएगा। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये फ्रीक्वेंसी ओनली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा था उस ऑर्बिट के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो प्रिसेस कर रहा था किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये जो बी है आपका ये उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा था, और हमने उसकी क्या बताई है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताई है। तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इस फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो रिलेशन होगा उस थ्योरम को हम, उस थ्योरम जो ये जो थ्योरम हमारी बताती है कि हाँ ऐसे ऐसे इसका रिलेशन आ गया, इस थ्योरम का नाम है आपका लार्मर थ्योरम, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं पे भी हमारा थीटा नहीं है, कहीं पे भी हमारा एल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉरी, एल तो हमारा उसके फॉर्म में बता रहा है वैसे तो, लेकिन मेन ये है कि ये हमारे थीटा के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं करता। यानी कि जिससे हमने वो जो एल हमने, आप जैसे आपके मन में भी आ सकता है मैडम ये तो इतना इतना हम, और जो हम ये फिगर के अंदर लेके चल रहे थे ना, देखो ये वाला एल जिसके बीच में आपने ये एंगल बनाया कि मैम ये तो कितना भी आपका हो सकता था, इतना ले रहे हो, ये वाला भी बोल सकते थे, हाँ बोल सकते थे, थीटा आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। थीटा के ऊपर तो वो लास्ट रिजल्ट आपका डिपेंड ही नहीं करेगा, आपका जस्ट ये हम निकालने के लिए बस थोड़ा सा हिंट के लिए हम एक एंगल लेके चल रहे थे, और एक स्मॉल कंपोनेंट हमने जितना ये रोटेशन जितना ये एंगल लिया उतने उतने का हम टर्न करवाते हुए, एंगल चेंज करवाते हुए ये पूरा का पूरा प्रिसेशन करवा रहे थे,
ठीक है, बस इतना हमने इसका यूज किया था इसके अंदर, लेकिन हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्या नहीं करता? थीटा, थीटा किस किस के बीच में था बेटा? आपको पता होना चाहिए थीटा किस किस के बीच में था, बताओ। मैम मैग्नेटिक फील्ड और एल के बीच में है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड और एल के बीच में, और एल क्या है यहाँ? मोमेंटम। हाँ, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट आज का टॉपिक। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को आपका टॉपिक करवाना था वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, लेकिन वेक्टर एटम मॉडल से पहले, सबसे पहले, क्योंकि देखो जो आया था हमारा वो बोहर मॉडल आया था। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने थोड़ा हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज बताई, लेकिन उन्होंने सीरीज तो बता दी, लेकिन आप एक चीज जानते हो कि एक स्पेक्ट्रा तो आ रहा है आपका, लेकिन स्पेक्ट्रा के अंदर और कितनी लाइंस बन रही हैं? थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको कि आगे वाले लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं। देखो, देखो, एक पैटर्न है बेटा। ठीक है, जैसे सपोज ये पैटर्न है और इसके अंदर इतना सा थोड़ा सा बैंड, जैसे अभी हमारी आ रही है वो तो इस तरीके से आ रही है कि ये पूरा एक आपको दिख रहा है, जिसको हमने बोल दिया कि ये लाइमन सीरीज है। ठीक है, लेकिन ये लाइमन सीरीज के अंदर हमें जो दिखेगा ये तो पूरा ये दिखेगा कि भाई ये पूरा इस तरीके से हो गया और ये सीरीज हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कितनी लाइंस एग्जिस्ट कर रही है और इसको क्लियर देखना चाह रहे हैं हम, इसको और विजुअलाइज करना चाहते हैं, इसको और रिजोल्यूशन ठीक करके, और इसके अंदर कितनी लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे आपकी कोई भी चीज है तो सपोज इसके अंदर जैसे एक ही हमें लाइन दिख रही है, लेकिन उस एक लाइन के अंदर भी कितनी है, 6-7 लाइनें निकल रही हो। ठीक है, यानी कि उसको और ज्यादा फाइन करके किसी चीज को देखना हो। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा 6-7 क्लास में, ऑनियन है आपके पास, ऑनियन का जो पील है अगर उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं तो हमें बहुत सारी वहां पे व्हाइट व्हाइट लेयर्स दिखती हैं, है ना? तो इसी तरीके से इसको भी किस रिजोल्यूशन से हम देखें कि यहाँ पे ये एक लाइन ना दिखाई दे, उस एक लाइन के अंदर भी कितनी सारी और लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो बोहर मॉडल ने तो सिर्फ ये कहा कि आपको ये स्पेक्ट्रा दिख रहा है, लाइमन सीरीज दिख रही है, ठीक है, लेकिन फाइन स्ट्रक्चर उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद आपका सोमरफील्ड आए थे। ठीक है, सोमरफील्ड ने क्या काम किया, फाइन स्पेक्ट्रा को थोड़ा सा स्टार्ट किया उन्होंने कि हाँ फाइन स्पेक्ट्रा इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रह गया था उनका। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रिलेटिविस्टिक करेक्शन उसके ऊपर अप्लाई की थी। अब आप ये सोच रहे हैं कि हाँ एक और टॉपिक क्या पूरा लेंथ ही करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो आपका लेक्चर रहेगा, जितना मैं बता रही हूँ उतना सफिशिएंट है। उसका जो पूरा का पूरा, हाँ किसी के पास अगर गैस पेपर है तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये डेरिवेशन सोमरफील्ड एक्सटेंशन आपका ऑफ द बोहर मॉडल या सोमरफील्ड मॉडल आपका पेपर में तो मेरे ख्याल से कभी नहीं आया आज तक। एक बार अगर गैस पेपर है तो चेक कर लेना। किसी के पास है बेटा गैस पेपर? नो मैम। नहीं है तो मैं देखूंगी, अगर मेरे पास मिल जाता है ठीक है तो मैं चेक कर दूंगी, अदरवाइज ये आया तो नहीं है कभी भी। ठीक है, तो अभी के टाइम के लिए, क्योंकि ये हमारे वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर बोहर मॉडल हम समझना चाहते हैं, वो सॉरी वेक्टर एटम मॉडल अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये एक टॉपिक और करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आप वो और नोट्स में कर लेना, मैं उसका डेरिवेशन नहीं करवा रही वहां पे, जस्ट उसने क्या किया था, किस तरीके से उनका जो मतलब कुछ ना कुछ उनके रिजल्ट में कुछ रह गया, जिसकी वजह से उन्होंने रिलेटिविस्टिक करेक्शन लगाई, और फिर भी वो उस चीज को नहीं दिखा पाए। वो दिखा तो पाए लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन को बता पाए। हाइड्रो मतलब रिलेटिविस्टिक करेक्शन लगाने के बाद भी उन्होंने
हाइड्रोजन के ही फाइन स्पेक्ट्रा को दिखाया और जो आपके एल्कलाइन मेटल्स होते हैं उनके फाइन स्पेक्ट्रा को नहीं दिखा पाए। ठीक है, तो यही चीज किसने बताई थी? वेक्टर एटम मॉडल ने, कि इस वजह से कोई एक फैक्टर है जो अराइज हुआ था। ठीक है, तो उस अराइजन के लिए क्या कमी रह गई थी वो हमें जानना जरूरी है ना। तो एक लेक्चर बस ये आपका सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल ये रहता है, ये आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और कल के लेक्चर में हम कर लेंगे उस चीज को। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हम कर लेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है